हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी तैयारी सही चल रही होगी। हम अपने पॉलिटी लेक्चर सीरीज में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और आप पहुंचे हैं जुडिशियरी यानी न्यायपालिका के टॉपिक पे। तो अब तक हमने फंडामेंटल डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं और आज हम जुडिशियरी डिस्कस करेंगे। के बाद ऊपर ऊपर से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचेंगे, जैसे कि इमरजेंसी, पंचायती राज और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट। इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं हम लेवल अप के बीपीएससी चैनल पे क्वेश्चंस के थ्रू। और एफर्ट ये है, हमारी कोशिश ये है कि बहुत कम समय में आपको टॉपिक्स रिवाइज हो जाए, क्योंकि अगर आप अभी यानी जब 40 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, इन सब चीज़ों को बुक्स वगैरह से पढ़ने बैठते हो, नोट्स से पढ़ने बैठते हो, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे तो उतना ज़्यादा आएगा नहीं आपके एग्जामिनेशन में। तो 10-15 क्वेश्चंस जो भी पॉलिटी के आएंगे, हम वैसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और उसी नेचर, उसी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए। जुडिशियरी डिस्कस करने से पहले एक ओवरव्यू में आपको भारत की न्यायपालिका के बारे में दे देता हूं। इसको आप चाहे तो एज ए नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप इसका धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते जाए जो मैं लिख रहा हूं। तो जुडिशियरी यानी भारत की जो न्यायपालिका है, उसका जो फॉर्म है वो क्या है? सिंगल यानी एकल न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड। एकल न्यायपालिका में ये जब मैं बोलता हूं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केंद्र जब कानून बनाए यानी पार्लियामेंट या राज्य कानून बनाए, दोनों को एक ही तरीके के कोर्ट सुनवाई कर सकती है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे केंद्र को द्वारा बनाए गए कानून सुनने के लिए अलग कोर्ट बैठेगी और राज्यों के कानून पे डिस्कस करने के लिए, उनके ऊपर जजमेंट देने के लिए अलग कोर्ट बैठेगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे पास एकल, इंटीग्रेटेड, सिंगल इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि हमारी जुडिशियरी किसी के अधीन नहीं है, ना तो कार्यपालिका के और ना ही विधायिका के। तो स्वतंत्र स्वतंत्र जुडिशियरी है हमारे यहाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इस एकल, सिंगल इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके सबसे टॉप पे जो आपको देखने मिलता है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट इन इंडिया, जिसमें हर तरीके की केस की सुनवाई हो सकती है, चाहे वो क्रिमिनल हो मामला हो, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो। ये केस, जितने भी तरीके के केस होते हैं उसको आप अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को तलाक का केस आ गया तो वो फैमिली मैटर है, जो अपने आप में एक सिविल मामला है। किसी ने किसी को ऊपर पत्थर मार दिया, खून खराबा हो गया, दंगा फैला दिया, तो एक आपराधिक मामला है जिसके लिए इंडियन पीनल कोड, हालांकि अब नया एक पीनल कोड आ जाएगा, भारतीय न्याय संहिता, उसका बिल पेश कर दिया गया है। अभी वो पास नहीं हुआ है, अभी जो तत्काल रूप से प्रभावी है वो इंडियन पीनल कोड 1860 का ही है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब ये नया बिल संसद से पास हो जाएगा तो नया कोड हमारे पास रहेगा, तो वो एक आपराधिक मामला बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लिख के तो चले गए, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो संवैधानिक कोई मामला होता है कि केंद्र के पास क्या शक्ति है, राज्य के पास क्या शक्ति है, तो इसको इंटरप्रेट करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे तरीके के केसेस चल सकते हैं, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे वो सिविल केस हो। लेकिन कानून का नियम ये कहता है कि अगर आपका जो भी मामला बनता है, कोई भी केस होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले सबसे निचली अदालत में। तो एक हायरार्की ऑफ कोर्ट है, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हर राज्य के लिए हाई कोर्ट है। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में हाई कोर्ट हो। एक हाई कोर्ट को दो राज्य का, जैसे मैं मान लेता हूं अंडमान एंड निकोबार हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहां हाई कोर्ट नहीं है। उसको उसके जो डिस्प्यूट है उसको हियर करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को हमने पावर दे रखी है। जरूरी नहीं हर राज्य के लिए हाई कोर्ट हो, एक हाई कोर्ट को भी दो राज्यों की या एक केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्राधिकार दिए जा सकते हैं। तो हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब इसके नीचे जो निचली स्तर की न्यायपालिका है उसमें दो ब्रांचेज हो जाते हैं। एक होता है सिविल मामले हियर करने के लिए और दूसरा होता है क्रिमिनल मामले हियर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट जज,
ADJ, ठीक है। फिर ऐसे करके प्रिंसिपल सीनियर जज, ऐसे करके जो सबसे नीचे तक आता है वो क्या आता है, मुंसिफ। ये सिविल कैटेगरी में हो गए। अब क्रिमिनल कैटेगरी में जो इनके समकक्ष होंगे उनको क्या बोलेंगे, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश, फिर एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2। तो ये इस तरीके से हायरार्की बनी गई है। इन सब की अलग अलग क्षमता हो सकती है सजा देने की। जैसे सेशन जज कोई भी सजा दे सकते हैं, CJM साहब 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन ऑफ कोर्ट किया गया है। तो जब किसी का मामला बनेगा तो सबसे निचली अदालत में जाएगा। अगर इस अदालत की कैपेसिटी से बाहर है तो इसके ऊपर जो कैपेबल कोर्ट है वहां जाएगा। एक बार इस कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो अपील में जाएगा, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आप अपील करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट जाते हो। कुछ एक ऐसे मामले हैं जहां पे कोई भी व्यक्ति सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और यह प्रावधान अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। जो मौलिक अधिकारों के मामले में ये जो हायरार्की है, सीढ़ी जो है, वो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप कहां चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में, और आपको तुरंत त्वरित न्याय मिल जाएगा। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट इस देश में कितने हैं, एक हैं। कब आया, कैसे आया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया कि केंद्र और राज्यों को मिला के हम एक महासंघीय ढांचा बनाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जब राज्य एक तरफ है और केंद्र दूसरी तरफ है, दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो विवाद भी होगा। उसको सुनने के लिए फेडरल कोर्ट बनाएंगे। 1937 में फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया गया। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो उस फ्री फेडरल कोर्ट को हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय घोषित कर दिया गया। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट कार्य करना शुरू हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट पहली बार स्टैब्लिश हुई तो संविधान ने लिमिट फिक्स की थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कहा जा सकता है। और उनके अलावा 7 अदर जजेस होंगे। तो टोटल 8 जजों की संख्या निर्धारित की गई थी, जो बढ़ के आज 34 जजेस तक पहुंच गई है। 33 जजेस और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो 34 जजों की संख्या अभी जो तत्काल रूप से है। BPSC ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, उस सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जजों की नियुक्ति कैसे होती है, ये एक अपने आप में विवादास्पद विषय रहा है हमारे संवैधानिक इतिहास में। तो प्रावधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या फिर हाई कोर्ट के भी जो जज हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो जज की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो कैसे होगा, कौन करेगा, सबसे पहले यह स्पष्ट कर लेते हैं। तो जजों की नियुक्ति तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगी, लेकिन कैसे होगी, कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट तो करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट एडवाइस करेंगे, नियुक्त तो करेंगे, लेकिन उससे पहले कंसल्टेशन करेंगे। किससे? सलाह मांगे, किससे? सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस से, कि हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नियुक्त करना है, तो आप बताइए कि कौन सुटेबल कैंडिडेट। मुद्दा ये था डिस्कशन का कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एडवाइस दिया, तो क्या प्रेसिडेंट को मानना जरूरी है वो एडवाइस? तो इसके ऊपर बहुत विवाद थे। कई बार ये हुआ कि परंपरा ये थी कि जो सबसे सीनियर व्यक्ति है उसको नियुक्त किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सरकार के सुझाव के बाद, कि प्रेसिडेंट तो वही काम करेंगे जो कैबिनेट बोलेगी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कभी जूनियर जज को भी CJI अपॉइंट कर दिया, सीनियर अभी बैठा का बैठा रह गया। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे विवादास्पद संयोग बने जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्वेश्चन में के दायरे में, सवालों के दायरे में आ गया। तो इसके रिगार्डिंग 3 केस है सुप्रीम कोर्ट को हमें जानना पड़ेगा। पहला केस है SP गुप्ता। ये केस, इसको हम फर्स्ट जज केस बोलते हैं, प्रथम जज केस। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि जो प्रेसिडेंट जजों की नियुक्ति करेंगे उसके लिए कंसल्टेशन तो लेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लेकिन वो कंसल्टेशन सिर्फ एक सुझाव मात्र है, प्रेसिडेंट को वो मानना जरूरी नहीं है। ये मामला चलता गया और बात आई 1993, एक और केस होता है सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट एसोसिएशन केस, और उस केस को हम क्या नाम देते हैं? द्वितीय जज केस।
अब इसमें मामला बाजी पलट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रेसिडेंट जजों की नियुक्ति तो करेंगे, उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश इनसे सुझाव लेंगे और वो जो सुझाव होगा वो प्रेसिडेंट को मानना होगा। इनको मानना होगा यानी प्रेसिडेंट के ऊपर वैसा सुझाव बाइंडिंग हो गया। जज सिर्फ वही नियुक्त होगा जिसका सुझाव ये लोग 2 लोग दे रहे होंगे, ये 3 लोग मिलकर दे रहे होंगे। तो इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम सिस्टम। कह सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम की जो सूत्र रखी गई, नींव रखी गई, वो 1993 में द्वितीय जज केस में रखी गई। अब एक बार बोलता है सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान्य है, दूसरी बार बोलता है कि मान्य करना होगा। तो इन सब से फाइनली निजात पाने के लिए 1998 में प्रेसिडेंट ने खुद ही पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट से कि भाई साहब, एक बार बोलते हो कि नहीं मेरे ऊपर बाइंडिंग है, दूसरी बार बोलते हो कि नहीं बाइंडिंग है, तो मामला क्या है, बाइंडिंग है कि नहीं? अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के अंदर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट से वो किसी भी कानूनी मामले पे सुझाव मांग सके, और उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूछा, और इसको हम नाम देते हैं तृतीय जज केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि नहीं, ये जो हमने प्रावधान निश्चित किया है आपका 1993 में, वो सही प्रावधान है कि आपको चीफ जस्टिस और उनके कॉलेजियम के द्वारा दिया गया सुझाव मान्य करना होगा। लेकिन कॉलेजियम के स्ट्रक्चर में हम बदलाव किए देते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज यानी टोटल 5 लोग मिलके कॉलेजियम बनाएंगे। ये तरीका चल रहा था 2014 तक, जब तक संविधान में एक संशोधन नहीं कर दिया गया, 99वां संवैधानिक संशोधन। अब उस संवैधानिक संशोधन में NJAC नेशनल जुडिशियल, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति समिति, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्रिएट कर दिया गया। कब? तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये बोलता है कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी, ये एक सारा प्रक्रिया हटाओ, न चीफ जस्टिस से पूछना है न कॉलेजियम से पूछना है। कॉलेजियम के बदले राष्ट्रपति जो पूछेंगे वो किससे पूछेंगे? NJAC से। तो एक समिति बनेगी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होगा, लॉ मिनिस्टर होगा और 2 एमिनेंट जूरिस्ट होगा। तो 6 लोगों की एक समिति बनेगी जो सुझाव देगी जजों की अपॉइंटमेंट के ऊपर। हालांकि मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे लॉ मिनिस्टर जो है वो कार्यपालिका के व्यक्ति है, तो इस वजह से हमारी जो जुडिशियरी है उसकी स्वतंत्रता पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये व्यवस्था खंडित कर दी और बोल रहा है कि ये लागू नहीं होगा। मामला बैक कहाँ आ गया? इस व्यवस्था पे, जो कॉलेजियम की व्यवस्था 1998 में निर्धारित की गई थी। तो अभी जो आज बात करोगे, अभी कौन सी व्यवस्था प्रभावी है? तो ये तृतीय जज केस वाली व्यवस्था प्रभावी है कि जजों की अपॉइंटमेंट से पहले जो राष्ट्रपति है वो किससे कंसल्टेशन मांगते हैं? चीफ जस्टिस और उनके 4 सीनियर मोस्ट जज, यानी जिसको हम कॉलेजियम बोलते हैं। कॉलेजियम का जो सूत्र पड़ा था वो कहाँ पड़ा था? 1993 के। अब तो ये हो गई जजों की नियुक्ति की बात। एक बार जो जज बन जाता है उसको हटाना भी एक मुश्किल काम है, चाहे वो जज सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो। आपको कॉलेजियम में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कॉलेजियम है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए है। जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है तो CJI प्लस 2 जज रहते हैं और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जहां नियुक्ति करनी है और उस राज्य का गवर्नर, उनसे भी सलाह मांगी जाती है। तो कॉलेजियम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, लेकिन प्रावधान वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की है कि कॉलेजियम के कंसल्टेशन के बाद राष्ट्रपति ही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी करते हैं। तो एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है वो 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। उससे पहले उसको हटाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 ही ग्राउंड है। एक तो है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी, अक्षमता। इन्हीं 2 ग्राउंड्स पे उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, जो हाई कोर्ट का जज बन गया वो 62 वर्ष तक कार्यकाल कर सकता है और उसको भी वैसे ही हटाया जा सकता है। तो जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, दोनों की हटाने की प्रक्रिया सेम है। प्रक्रिया ये है कि संसद भवन से 2/3 बहुमत, यानी दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करना होता है और उसके बाद वो प्रस्ताव कहा जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। किस आधार पे हटाया जा सकता है? तो सिर्फ 2 ही आधार है।
प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सिर्फ इन्हीं दो आधारों पे किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अपने पद से विस्थापित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और प्रक्रिया जो है उसको हम कभी कभी इम्पीचमेंट बोलते हैं। हालांकि संविधान में इम्पीचमेंट शब्द का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, महाभियोग शब्द का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है। बाकी सब लोगों के लिए रिमूवल यानी हटाने की प्रक्रिया लिखा गया है। तो जो जजों की हटाने की प्रक्रिया है वो क्या कहती है कि सबसे पहले ये ग्राउंड निर्धारित किया जाएगा, कौन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। जो जज है उनको 14 दिन का प्रायर नोटिस भी देना है। एक सदन से पास होगा, दूसरे सदन में जाएगा, वहां इंक्वायरी चलेगी। उस इंक्वायरी में जज अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होते ही वो जज हट जाएगा। हालांकि अभी तक इस देश में किसी भी जज को इस तरीके से सक्सेसफुली हटाया नहीं गया है। कुछ एक जजों के विरुद्ध ये प्रक्रिया शुरू तो हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये प्रक्रिया कंप्लीट ना हो पाई। तो अब तक कोई भी जज इस तरीके से हटाया नहीं गया है। जज को अगर अपना इस्तीफा देना हो, चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर वो अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको दे सकता है, वो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स थे जो हमें जानने थे इसके बारे में, जजों की नियुक्ति और उनके रिमूवल की प्रोसेस के बारे में। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने पूछे हैं, कुछ एक क्वेश्चन अदर पीसीएस ने भी पूछे हैं और कुछ एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी फ्रेशली प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं। तो देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी और किसके तहत हुई थी? संसद के अधिनियम के थ्रू 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, भारत सरकार के अधिनियम के थ्रू, भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारतीय संविधान ही अनुच्छेद 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई आम संस्था नहीं है। बीपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है 1997 में। उत्तर है डी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, जो मैंने आपको अभी भी डिस्कशन के समय बोला ही है। उत्तर है बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत शक्ति, तो ये 1992 का क्वेश्चन है, 1992 का। उस समय कुछ और स्ट्रक्चर था। अभी अगर ये सेम सवाल आएगा तो इसका उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। और जो मैंने आपको बताया अभी के हिसाब से कितना है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और उसके पास 33, तो ये टोटल 34 हो जाने हैं। ठीक है, उत्तर इसका आएगा ई, क्योंकि अभी जो 1992 में स्ट्रक्चर कुछ और था, अभी का आप याद रखिए 34 जज हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33। आंसर इसका ई लेके चलेंगे। फिर से बीपीएससी का पूछा हुआ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति, माफ करें, के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है किसमें? भारत के राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश और लॉ कमीशन यानी विधि आयोग। तो संसद एक अधिनियम पारित करता है, उसमें जो जजों की संख्या है वो कम या ज्यादा की जा सकती है। तो बढ़ाने की जो शक्ति है कहाँ निहित है? संसद भवन में। एक कानून के थ्रू वो कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल। प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस प्रक्रिया से? तो कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के बाद। उत्तर होगा बी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक शर्त नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एलिजिबिलिटी नहीं है एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के लिए? भारत का नागरिक होना आवश्यक है। किसी हाई कोर्ट में, चाहे 2 हाई कोर्ट मिला के कम से कम 5 साल का जज हो तो भी वो एलिजिबल होगा, या कम से कम 2 हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 साल तक वो अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो, तो भी वो एलिजिबल होगा। एज की कोई क्राइटेरिया जज बनने के लिए हमारे संविधान में नहीं फिक्स की गई है। तो सी ऑप्शन है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ये एक प्रावधान नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कौन सा एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस एच.जे. कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उत्तर होगा बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष में अपनाई गई? अपनाई किस वर्ष में गई? 1993। उसको बाद में चेंज किया गया 1998 में। अभी हम कौन सा वाला फॉलो करते हैं? 1998 वाला। लेकिन सबसे पहले कब आया? तो 1993। इस वजह से वो उत्तर हो जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है? बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 65 और उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 62। क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय यानी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, तो किसे पत्र लिखेगा? ऑब्वियस, जो अपॉइंट करता है उसी को इस्तीफे के लिए पत्र लिखा जाता है, वह राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से, राष्ट्रपति द्वारा, उसके बाद है राष्ट्रपति के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के सिफारिश पे, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको प्रक्रिया बता दी कि संसद जब 2/3 बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उत्तर है डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? मान लीजिए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो बीमार हो गए, उनकी तत्कालीन मृत्यु हो गई और फुल टाइम कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट बिना मुख्य न्यायाधीश का तो काम नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश के कुछ अलग दायित्व भी होते हैं, कौन से जज के पास कौन सा केस जाएगा, रोस्टर तैयार करना, उसके पास कुछ और भी शक्तियां होती है। तो इन सब शक्तियों का निर्वहन करने के लिए तत्काल प्रभाव से किसी एक व्यक्ति को एक्टिंग, है ना, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाएगा। और ये अपॉइंट करने की शक्ति किसके पास है? ये अपॉइंट करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो दो शब्द होंगे, आप कंफ्यूज मत करना, एक्टिंग चीफ जस्टिस और एडहॉक जजेस, ये दो अलग अलग चीज होता है। एक्टिंग मतलब वो चीफ जस्टिस का काम करेगा, वो परमानेंट जज है लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा पोस्ट दिया गया है। एडहॉक जज मतलब टेम्पररी जज। जो सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 34 लोगों की संख्या होनी चाहिए और वैकेंसी हो गई, 20 लोग अचानक से रिजाइन कर देते हैं या कुछ हो जाता है, 20 वैकेंसी हो गई, अब उतने में सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं चल रहा है। जब तक कॉलेजियम की रिकमेंडेशन हो, फुल टाइम जज अपॉइंट हो, तो तत्काल रूप से क्या होगा कि चीफ जस्टिस के सिफारिश पे कुछ हाई कोर्ट के जज को बुलाया जा सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए एडहॉक बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जज का काम करिए, जब फुल टाइम वैकेंसी हमारे यहाँ फुल हो जाएगी तो आप वापस अपने काम पे चले जाना। तो एडहॉक जज वो होते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, और वो कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 जज मिलके ही संवैधानिक केस को डील कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठती है, संवैधानिक पीठ जो बैठती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कम से कम कितने जज होने चाहिए? तो 5। ये प्रावधान अनुच्छेद 145 में दिया हुआ है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय करने की जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, वो किस कैटेगरी के अंदर आती है? एडवाइजरी क्षेत्राधिकार, सलाहकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो दो राज्यों के बीच विवाद हो या राज्य और केंद्र के बीच का विवाद हो, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार है, इसको हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपीलीय अधिकार वो हुआ कि वो पहले हाई कोर्ट में सुन लिया गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया है, उनको अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सलाहकार मतलब राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह पूछ सकते हैं, तो पहला वाला 143 में दिया है। लेकिन इसका जो उत्तर है वो क्या है? वो है सी यानी मूल अधिकार। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 को एक फेमस जजमेंट आया था, वो जजमेंट था केशवानंद भारती केस, और इस साल उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो मे बी वो क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बुनियादी संरचना है जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, और ऐसा कोई भी अमेंडमेंट, ऐसा कोई भी कानून जो उसको चेंज करने की कोशिश करता है वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट को चेंज तो कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, बुनियादी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको चेंज नहीं कर सकती। और ये रूल किस केस में आया था? तो केशवानंद भारती केस 1973। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? बीपीएससी ने 1994 में पूछा है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ यह है कि यानी लेजिस्लेचर यानी विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ये दोनों कोई कानून बनाती है या फिर कोई एक्शन लेती है, कोई ऑर्डर जारी करती है, तो क्या वैसे कानून या ऑर्डर, आदेश संविधान सम्मत है या नहीं? क्या वो संविधान को वायलेट कर रहे हैं? क्या वो रीजनेबल है कि नहीं? वो फेयर है कि नहीं? ये चेक करने की जो जिम्मेवारी है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है।
हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर देश में कोई भी ऐसा कानून बनता है, कोई भी ऐसा संशोधन होता है, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, कोई भी ऐसा कस्टम है, कोई भी ऐसा ऑर्डर है, कोई भी ऐसा रूल है, रेगुलेशन है, जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको शून्य करार, वैध घोषित के, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे और वो लागू नहीं होगा। तो ऐसी ही शक्तियां जो हमारे न्यायपालिका के पास है, हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए पर्याप्त है। और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका यानी जुडिशियरी ये समीक्षा करती है कि जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, या फिर लेजिस्लेचर है, विधायिका, उनकी जो एक्शन है वो अपने आप में सही, जायज और संवैधानिक है या नहीं, संविधान सम्मत है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका तभी उस पर समीक्षा कर सकती है जब वो काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं कि अभी बिल बन ही रहा है और सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं नहीं ये संविधान सम्मत नहीं है। जुडिशियल रिव्यू तभी शुरू होता है जब वो एक्शन ले लिया जाता है। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तब उसको चेक किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर दे दिया गया तभी वो चेक किया जा सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट में इंटरफेयर करने की शक्ति नहीं है। एक बार पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक जरूर कर सकती है, और ये न्यायिक समीक्षा का मतलब है। तो अब देखिए, सभी मुद्दों पर अंतिम अधिकार, राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगा सकती है, उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मुद्दों की समीक्षा कर सकती है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। यह सही उत्तर है, यानी कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। और ये उत्तर क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी ने पूछा है, 49 बीपीएससी 1994। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों को संसद की कार्यवाही में जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122, आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं बता ही रहा था कि एक बार जब कानून बन जाए उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, कानून बनने से पहले बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, इस वजह से वो संरक्षण है। ऐसी भ्रांतियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो संविधान के संरक्षण के रूप में जाने जाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों के गार्जियन, संरक्षक जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। उत्तर है सी। विधायी शक्तियों की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? जो यूनियन लिस्ट के मामले में कोई भी पावर अगर सुप्रीम कोर्ट को देना हो तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति अब बढ़ा कौन सकता है? संसद घटा नहीं सकती, लेकिन बढ़ा सकती है। उत्तर है सी, यानी संसद। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसको वहां पे रिलीफ मिलेगा, उसकी सुनवाई वहां पे की जाएगी। तो अनुच्छेद 32 यानी डी के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू द रिट। तो अनुच्छेद 32 में जब हमने बात की थी कि अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो ऑर्डर जारी करे, यानी रिट जारी करे। 5 तरीके के रिट होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और को वारंटो। ये 5 तरीके के रिट जारी कर सकता है। पहला स्टेटमेंट यही बोलता है कि इस तरीके के रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। यह कथन अपने आप में गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार तो है कि किसी के मौलिक अधिकारों के हनन के लिए रिट जारी कर सके, लेकिन ऐसा ही एक अधिकार अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास भी है। तो एक अधिकार नहीं है, एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के पास भी है तो एक्सक्लूसिव कैसे हो गया भाई? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार अनुच्छेद 32 में है, हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 में है। तो जो सत्य नहीं है वो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय, इसका तात्पर्य क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने से क्या मतलब है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने से मतलब यह है कि उस, सबसे पहला अगर नाम आप देख रहे हैं तो कई बार ये समझ रहे होंगे कि जो नाम में लिखा है इतना सरल होता तो यूपीएससी या बीपीएससी या कोई भी कमीशन क्यों सवाल पूछती है उसके बारे में। तो कई बार ये ऐसी भ्रांतियां गलत होती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि उस कोर्ट का सारा जजमेंट से रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है
तो उसका जजमेंट रिकॉर्ड होगा और वो अपने आप में एक एविडेंस बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट अगर आप साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में लोअर कोर्ट में आप पेश करते हो तो वो मान्य, एक तरीके का सबूत है वो, कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, आपको मानना पड़ेगा। तो कोई भी निचली कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न नहीं कर सकती। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, दस्तावेज है और एविडेंस है, मान्य है, बाइंडिंग है। तो पहला बात तो ये कि उसके सारे जजमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा बात यह है कि वैसे सारे जजमेंट अपने आप में एक साक्ष्य का रूप ले लेते हैं निचली कोर्ट के लिए। और तीसरी बात यह है कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है उसको अपनी अवमानना, अवहेलना, कि मान लीजिए जजमेंट है उसको कोई मानने से मना कर देता है तो उसको पनिशमेंट देने का भी अधिकार होता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की ये शक्ति है। हमारे यहाँ भारत में सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और हाई कोर्ट्स भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इन दोनों की जजमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और निचली अदालत में एविडेंस के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए आंसर है ई। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? जनहित याचिका का मतलब है कि सामान्यतः कोई आदमी केस करने क्यों जाता है? क्योंकि उसको कुछ हानि हुई होती है, उसका कोई अपना विवाद होता है। लेकिन कई बार कोई व्यक्ति इस वजह से जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जनता का हित कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इन्वायरमेंट का मुद्दा हो गया, उसका अपना ही सिर्फ इन्वायरमेंट थोड़ी ना, पूरे देश की इन्वायरमेंट खराब हो रही है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, तो हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। उत्तर है बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से वसूल किए जाते हैं? भारत की समेकित निधि, राज्य की समेकित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, राज्य की आकस्मिकता निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। तो अगर बात देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात करूं तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आते हैं, राज्य की समेकित नीति। तो इस सवाल का उत्तर तो ए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन का लिख दूं, जो वेतन है वो स्टेट के फंड से आता है लेकिन पेंशन सेंटर के फंड से आता है। अगर यहाँ पे पेंशन लिखा होता तो उत्तर होता बी, उत्तर होता ए, राज्य भारत की समेकित निधि। पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है और जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, राज्य की समेकित निधि। अगर यहीं पे पेंशन होता तो उत्तर हो जाता भारत की समेकित निधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी है? 62 वर्ष। इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि कई बार ये होता है, एक हाई कोर्ट को 2 स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी की अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिए होते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो उल्लेख है वो डी में, यानी अनुच्छेद 233 में किया गया है, डिस्ट्रिक्ट जज का मेंशन। 2008 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने त्यागपत्र संबोधित करना है, किसको करेंगे? तो राष्ट्रपति को करेंगे। भारत में मोबाइल कोर्ट किसके दिमाग की उपज है? मोबाइल कोर्ट एक इनिशिएटिव थी, बीपीएससी ने पूछा है 2008 में ही। तो मोबाइल कोर्ट मतलब चलता फिरता कोर्ट, ऐसा नहीं फोन पे कोर्ट। हालांकि अब ई कोर्ट आ गया है, ऑनलाइन भी कोर्ट का पूरा प्रोसीडिंग्स आप देख सकते हैं। ई कोर्ट और मोबाइल कोर्ट में फर्क है। मोबाइल कोर्ट मतलब चलता फिरता कोर्ट, कई बार यहाँ कोर्ट लगाई जाएगी, फिर अगले दिन अगले गांव में लगाई जाएगी, तो जो जनता की जो छोटे छोटे मामले हैं उसकी सुनवाई के लिए। और ये जो कोर्ट है मोबाइल कोर्ट, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम साहब ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट खुद पर शासन कर सकता है, एक उच्च न्यायालय स्वयं पर शासन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैन ओवर रूल इटसेल्फ, शासन कर सकते हैं। ओवर रूल मतलब खुद के फैसले को बदल सकता है। एक उच्च न्यायालय अपना फैसला को बदल सकता है, यानी हाई कोर्ट कैन ओवर रूल इटसेल्फ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निचली अदालतों को बाध्य करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य की निचली अदालत को बाध्य नहीं करते हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो इस देश के सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट से नीचे, उन सब के ऊपर बाइंडिंग होगा। इस हिसाब से ये कथन जो है उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य की निचली अदालत को बाध्य नहीं करते हैं, ये गलत होगा। डी, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन का एरर है। ओवर रूल मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद की जजमेंट को पलट सकता है नहीं, हाई कोर्ट खुद की जजमेंट को पलट सकता है कि नहीं? तो डी है इसका उत्तर, कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो लोअर कोर्ट पे भी बाइंडिंग होता है। यहाँ पे लिख रहा है नहीं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है। जुडिशियरी न्यायपालिका में बस इतना ही।
मोटे मोटे तौर पे हमने वैसे प्रावधान देखे हैं जो एग्जामिनेशन में आने लायक हैं। इससे हाई लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको उतनी डीपर जाने की जरूरत नहीं है, वक्त की कमी है। आपको सिर्फ वैसे ही सवाल देखने हैं जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आपका गाइड है जो ये गेज तैयार करेगा कि आपको किस एरिया में कितने डेप्थ में आपको पढ़ाई करनी है। जुडिशियरी पे आपने देखा बीपीएससी कितनी मोटे मोटे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछी हुई है। हालांकि मैंने आपको एक ओवरऑल जो स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग दी है वो काफ़ी है जुडिशियरी के सवाल सॉल्व करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे ये सीरीज में हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस के थ्रू सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपके अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस तो ऑन टाइम चल ही रही होंगी, हिस्ट्री की, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस धीरे धीरे आती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी, क्योंकि जो 75 डेज का टारगेट था कि जिसमें हमें आपको रिवाइज कराना है, हम उसके लिए ही एफर्ट लगा रहे हैं। डेवलप के बीपीएससी चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे रहता है, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इन सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाते हैं, नोट्स लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती।